अब हम आते हैं हेडिंग्स पे. सो व्हाई डू यू यूज हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इन योर आर्टिकल? यू यूज देम टू गिव योर टेक्स्ट सम स्ट्रक्चर. स्पेशली सब हेडिंग्स आप यूज़ करेंगे ताकि आपके आर्टिकल की रीडेबिलिटी हो, जो आपके रीडर्स हो उनको पता हो कि अच्छा इस आर्टिकल को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, इस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है. दीज आर द पॉइंट्स दैट आई विल फाइंड इन दिस आर्टिकल. एंड स्पेशली बिकॉज आपके जो सब हेडिंग्स होंगे दोज विल स्टैंड आउट, दे विल बी बोल्ड, सो दे विल हेल्प द रीडर्स क्विकली आइडेंटिफाई कि आपके आर्टिकल के किस पार्ट में आपने किस बारे में बात की हुई है. सो थिंक ऑफ योर सब हेडिंग्स एज साइन पोस्ट जो आपके रीडर्स को गाइड कर रहे हैं कि हम इस सेक्शन में ये बात करेंगे, देन अगले सेक्शन में हम ये बात करेंगे, एंड सो ऑन. सो इट बिकम्स रियली ईजी फॉर योर रीडर्स टू नेविगेट थ्रू योर आर्टिकल एंड कीप रीडिंग बिकॉज यू विल बी guiding them with your subheadings के what to expect in the next part of your article. That is very important कि आपके जो headings हैं they exactly indicate कि आपके उस section में या उस paragraph में आप क्या बात कर रहे हैं and what is that part of the article about. Otherwise your audience won't know what to expect. So for example अगर आपका एक subsection है exercise requirements of a Labrador, तो दिस टेल्स द रीडर्स राइट अवे कि इस सेक्शन में हम एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे. सो इफ अ रीडर इज इंटरेस्टेड इन दैट दे कैन नेविगेट टू दैट राइट अवे एंड स्टार्ट रीडिंग. देन रिमेंबर रीडर्स की अटेंशन स्पैन इंटरनेट पे बहुत कम होती है एंड दे विल मेनली ओनली स्कैन थ्रू योर कंटेंट टू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट एंड देन दे विल डिसाइड कि अच्छा विच पार्ट्स ऑफ द आर्टिकल आर वर्थ रीडिंग एंड योर सब सेक्शंस आर व्हाट विल हेल्प देम डिसाइड दैट. सो अगर आपके आर्टिकल में सब सेक्शन ही नहीं होंगे एंड इट्स जस्ट प्लेन टेक्स्ट तो इट्स गोइंग टू बी रियली हार्ड फॉर योर रीडर्स टू बी एबल टू टेल कि एक एक सब सेक्शन में क्या है, कि आपके आर्टिकल में जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें चाहिए वो कहाँ पे है. दे वोंट बी एबल टू फाइंड इट एंड दे विल बाउंस अवे फ्रॉम योर पेज विच इज समथिंग दैट यू डोंट वांट. So the main focus of your headings should be to make the text easier to read and understand. Now when I say headings over here, I'm including both the main heading and the subheadings. क्योंकि आपका मेन हेडिंग H1 होता है, then there's H2, then there's H3, H2, H3 आपके सब हेडिंग्स में आ जाते हैं. आपका H1 जो होता है that is your main heading. And your main heading should be extremely captivating, it should be very clickbait and it's very important for your article. It's the most important thing that you can do to bring readers to your article, जिसकी वजह से हम अगले लेसन में बहुत डिटेल में सीखेंगे कि क्लिक पेड हेडिंग्स दैट पीपल एक्चुअली क्लिक ऑन वो कैसे लिखते हैं. सो व्हेन यू राइट सब हेडिंग्स दे विल बी एसोसिएटेड विथ योर सब सेक्शंस. एक सब हेडिंग का कॉरेस्पॉन्डिंग सब सेक्शन होगा, द टेक्स्ट बेसिकली दैट यू विल बी राइटिंग अंडर ईच सब हेडिंग. सो वंस यू स्टार्ट अ न्यू सब सेक्शन दैट पैराग्राफ विल स्टार्ट विथ वन मेन कोर सेंटेंस that briefly tells the readers कि इस section में ये बात होगी. So it will be that point of information जिसको आप throughout the rest of your paragraph elaborate करेंगे. So basically the first sentence of each new paragraph of each new subsection of your article should contain the essential information of that paragraph कि आप उस paragraph के contents में क्या cover करेंगे. But ये बात आती है एक एक subsection के content की. So आपका जो corresponding subtitle होगा for that subsection that should be relevant to your content and it should also relate to the next subtitle and then to the next one and so on. Basically आपके article का एक structured flow बनना चाहिए even with your subtitles because all of your subtitles, all of your subsections should be in synchronization with one another and this is how your subheadings will help the information of your article easier to digest for your readers. So now how do you use your subheadings? Any text that is over 300 words should contain subheadings. Now there's H1 which is your main heading, the title of your page. H1 आपके आर्टिकल में सिर्फ एक होगा. It will be the main name or the title of your article. किसी भी वेबसाइट पे एक पेज पे एक आर्टिकल आएगा at a time and your heading will be the title of that page. And examples of the main headings are let's say the name of a book or the product name अगर आप किसी product page के लिए लिख रहे हैं or the main title of your blog article, so things like that. Then there's H2. अब H2 एक article में multiple होंगे. So as you write your content you can use H2 subheadings to introduce different sections. जो भी different sections आप introduce करेंगे in your article, each new section will have a separate heading and that counts as your H2. So think of this as the chapters of a book. अगर H1 आपकी book का title है तो H2 will be all the chapter names of your book.
देन देयर इज H3. H3 हेडिंग्स आर दोज हेडिंग्स जो H2 हेडिंग्स के भी अंडर आते हैं. सो अगर आपने आपके H2 सब हेडिंग के अंदर और सेक्शंस भी डाले हुए हैं टू मे बी ऑर्गेनाइज इट मोर, तो उसे हम H3 कहते हैं. दीज आर मोर स्पेसिफिक हेडर्स टू इंट्रोड्यूस सब सेक्शंस. So there is your main heading, then there are the sections of your article, and then there are the subsections. So let's look at an example of this. So let's say कि हमारे पास एक article है about ballet shoes. So if your H1 is ballet shoes are awesome, your H2 can be why we think ballet shoes are awesome. H2 के अंदर जो आपने और sections डाले हुए हैं, जैसे in this case all of the sections highlight each of the reasons why we think ballet shoes are awesome, तो वो H3 में आ जाएंगे. So they don't just come in pink. This is one section within your subsection of why we think ballet shoes are awesome. Then there's another subsection, you can use them for more than just dancing. Another subsection, they might be less expensive than you think. So हमने H2 को भी subsections में divide किया हुआ है, and those subsections, उनके जो titles होंगे, those will be your H3. Then there's another H2. Now we're coming to another point. So where should you buy your ballet shoes? उसके अंदर फिर जो भी sections डालने हैं आपने, the 10 best ballet equipment websites, our favorite local dancing shops, those again are coming here in H3. So this should give you an idea of what we mean when we say H1, H2 and H3 when writing our headlines. But we also want to learn how to create clickbait headings, and that is something that we will do in the next lesson. Now we come to meta description. A lot of you might not be aware of this, so it's important that you understand what meta descriptions are. So what is a meta description? It is a short snippet that comes right before the beginning of your article to summarize the content. अब मेटा डिस्क्रिप्शन आपके आर्टिकल के कंटेंट का पार्ट इटसेल्फ नहीं होता, इट कम्स राइट बिफोर योर आर्टिकल. सो आपने मे भी देखा होगा कुछ वेबसाइट्स पे आपका जब मेन कंटेंट शुरू होता है उससे पहले ऊपर एक दो लाइंस में उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है. इट इज़ जस्ट अ सिंपल लाइन विच वेरी ब्रीफली वेरी कंसाइसली टेल्स यू कि इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है, and it might be something that makes you think, it might be something that makes the audience want to click ahead. So you can really use this part to actually give the audience a short quick insight into your content, and this is another chance you have to reel them into your content. यहाँ पे आप readers को hook कर सकते हैं to make them want to click ahead. So meta descriptions are good to gain user click through from search engine result pages. Now it doesn't have a direct impact on your SEO ranking, लेकिन indirectly इसकी impact इस तरह से होती है कि it can help you boost your click through rate. तो आपका click through rate जब अच्छा होगा, that will help you with your ranking. So meta descriptions have an indirect impact on the ranking. And where do they show up? They show up in your search results, and this is where it will let your users know what this particular page is about before they actually click on that link. So इसकी दो examples ये हैं. Now this text that you see here, Tesla is accelerating the world's transition to sustainable energy, offering the safest, quickest electrical cars on the road and integrated energy solutions. बहुत briefly एक बहुत short sentence में रीडर्स को आइडिया हो जाता है कि इस आर्टिकल में ये बात हो रही है कि टेस्ला कैसे सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, व्हाट आर दे ऑफरिंग एंड व्हाट आर दे डूइंग. तो द रीडर्स विल राइट अवे नो कि इस आर्टिकल में हमने टेस्ला के सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के बारे में बात की हुई है. Another example is this best e-commerce websites 22 winning designs. अब इसके हेडिंग में ही हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें 22 winning designs for the best e-commerce websites के बारे में बात की है. But the meta description will give the readers a bit more insight about why they should read the article, what they can expect to find in it. So need inspiration to help you create the best e-commerce website? Get inspired by 22 award-winning e-commerce site design examples that use BigCommerce. तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है कि we're also appealing to the readers' emotional side. We're telling them to get inspired by these 22 award-winning e-commerce sites. इस तरह की हमने intriguing, captivating language भी use की है, which really makes the readers want to click on the link and open it because they know that in this article they will find something of value. So how do you use meta descriptions? Now it's important to realize कि meta descriptions का fixed word count नहीं होता, इसकी character count की limit होती है, which is each letter, each space, that is what you call a character. So Google keeps changing their policy about what the character count should be for meta descriptions, लेकिन ideally 120 to 140 characters including spaces होने चाहिए.
You should never go higher than 160, बल्कि I would recommend कि 155 से ऊपर भी ना जाए, and 120 125 से नीचे ना जाए. Anything between this is an ideal length for your meta description. आप कैरेक्टर काउंट को गूगल डॉक्स पे भी चेक कर सकते हैं. यू कैन सिंपली राइट डाउन द मेटा डिस्क्रिप्शन एंड देन सेलेक्ट दैट टेक्स्ट एंड राइट क्लिक ऑन इट एंड इट विल गिव यू द ऑप्शन टू व्यू द वर्ड काउंट. वो जब आप वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन अप बॉक्स जिसमें वो वर्ड काउंट के अलावा आपको कैरेक्टर काउंट विथ एंड विदाउट स्पेसेस भी दे देगा. Then in your meta description you should use the main keyword or the key phrase जो भी आपके क्लाइंट ने आपको दिया हो या आपने अपनी रिसर्च से फिगर आउट किया है कि आपका ये कीवर्ड है आर्टिकल का. So it's good if you can incorporate that within your meta description. Then let readers know exactly what information is given on the page in regard to what they're looking for. अगेन यहाँ पे रीडर्स को मिसलीड ना करें बिकॉज दैट विल बी वर्स दैन नॉट हैविंग एनी मेटा डिस्क्रिप्शन एट ऑल. आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन रीडर्स पढ़ेंगे इस वजह से बिकॉज दे वांट टू नो कि आपके आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, एंड if it's something of value to them then they will click on it. If it's not then they won't be wasting their time. So in any case you're making the reader's life easier. But your meta descriptions are definitely a very good conversion factor for readers. It is a very good chance, like I said before, यहाँ पे depending on the kind of language that you use, depending on the kind of text, the words that you use, you can really make reader conversions over here. You can bring more audience to your articles. Write a call to action. Calls to action are tried and tested techniques. आप अगर meta descriptions में डालेंगे words like click here, learn more, find out, so this will send an instant signal to the reader कि if I click on this link, I will find this out, or if I click on this link, I'll be able to learn more about it. तो इस तरह के जो इमोशनली अपीलिंग कॉल्स टू एक्शन होते हैं, यू कैन यूज़ दैट विल बी एक्सेलेंट फॉर योर रीडर कन्वर्जन. Another thing that you should be careful of in writing meta descriptions is कि your description should always match the page topic. ये नहीं होना चाहिए कि आपका टॉपिक कुछ और है और आपके meta description में आपने कुछ और ही बात की हुई है. The more you relate your meta descriptions to your main heading, the better it will be to really reinforce the idea of your article into your readers' minds. Use a conversational language. Meta descriptions में आप जितने relatable language use करेंगे, जितनी conversational, जितनी persuasive language use करेंगे, that will be better for your conversions. And you can use meta descriptions for your blog posts. You can even use them for web pages. मतलब अगर किसी website का about us page है या our story वाला web page है, that's not an article. It's a separate web page. It's web content. लेकिन उसके लिए भी मेटा डिस्क्रिप्शन आप यूज़ कर सकते हैं बिकॉज दैट विल शो अप ऑन गूगल. जब ऑडियंस के सर्च रिजल्ट्स में वो लिंक आएगा तो उसके नीचे अगर मेटा डिस्क्रिप्शन में ब्रीफली लिखा होगा कि व्हाट द स्टोरी इज़ अबाउट, देन दैट विल अगेन हेल्प देम. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम एग्जांपल्स. विल लुक एट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शंस एंड उसमें क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, व्हाट टेक्निक्स आर यूज टू रियली मेक देम क्लिकबेट. So, see the best makeup for women over 50, targeting issues specifically related to mature skin and helping your skin look radiant, fresh and slow down aging. So, now why is this a good meta description? क्योंकि इसमें आपकी जो target demographic है वो बहुत clearly defined है. The readers are right away being told कि these are the best makeup tips for women over 50. Then it is highlighting the issue, the problem, the pain point of that demographic, which is maturing skin. तो अगर आप अपनी ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को भी मेटा डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, so that will really help you get conversions. And it also tells them very clearly the exact method that they can use to look radiant and fresh. वो बता रहे हैं अपने रीडर्स को कि these are the very specific methods that the target audience can use to help their skin look radiant and fresh and help them slow down aging. So this is a very good example of a meta description. Let's look at another example. This is for a website that deals in dog care, litter boxes for dogs. So इनका ये probably product page होगा. They might be listing down some litter boxes for dogs, or maybe in this page they want to talk about how litter boxes for dogs are used, why dog owners should use them. They're just going to discuss about litter boxes for dogs. तो इसके meta description में, is it possible to train a dog to use a litter box? They're starting with a question, which is a very good way to write a meta description. फॉर अपार्टमेंट ड्वेलिंग ओनर्स, अगेन यहाँ पे भी डेमोग्राफिक को थोड़ा सा उन्होंने डिफाइन कर दिया है. अपार्टमेंट ड्वेलिंग ओनर्स, जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उनके लिए ये आर्टिकल है. और अदर्स अनएबल टू रेगुलरली वॉक देयर डॉग. दिस इज़ द पेन पॉइंट कि पीपल हु कांट फाइंड द टाइम टू रेगुलरली take their dogs on walks, this is for them. It's one option. Now they're giving them
an option. They're giving them a solution. So they defined the demographic, they highlighted the problem, and they gave a solution. And in this case, they even started with a question to actually get their curiosity up. The first thing they read is the question, this makes them think, and then the meta description follows up with how the product can actually help a certain demographic, and finally, it is giving them an option. एक और meta description which is for an online store for vintage clothing and dresses. Looking for vintage inspired pieces for a special event or any day? Fall in love with great options from uniquevintage.com. Free shipping over $150. इस मेटा डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले ऑडियंस की नज़र जाएगी फ्री शिपिंग पे, बिकॉज देव रिटन इट इन कैपिटल और उन्हें साथ प्राइस भी मेंशन की हुई है. सो दिस इज़ अ डील दैट देर ऑफरिंग, एंड ये डील इस वेबसाइट ने राइट अवे मेटा डिस्क्रिप्शन में बता दी है. सो दे हैवंट वेस्टेड एनी टाइम to tell the readers that this is what they're offering, and they're also telling the readers exactly what they're selling. So vintage pieces for all occasions. So their offer has been very clearly stated in this meta description. So this is another way that you can go about it, especially when you're writing for online stores.